नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल A2 वर्स बीपीएससी में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं दोस्तों, खासकर आंसर राइटिंग में जो हम लोग मिस्टेक्स करते हैं। इससे एक तो हम लिख भी देते हैं और हम बार बार वो गलतियां करते हैं। हमें इसी से बचने के लिए इस वीडियो के थ्रू ये बातें जाननी पड़ेंगी कि आखिर एक अच्छा आंसर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। इन कुछ गलतियों से अगर आप सीख जाएंगे और ये गलतियां अगर नहीं करते हैं तो अब मेरा विश्वास मानिए आपका आंसर सबसे उत्कृष्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर, फिर दूसरा हम डिमांड के बारे में बात करेंगे, फिर हम पैराग्राफ पॉइंट्स में लिखना है, क्या करना है, अंडरलाइन करना है, नहीं करना है, किस इमोशन को पुट करने से नंबर मिलते हैं, और वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए, फिर कंक्लूजन और शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इन सारी बातों पर आज हम बात करने वाले। ये वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है डोंट राइट रैंडमली। यहां समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों आप कि हम रैंडम राइटिंग हमें नहीं करनी है, हमें रैंडम राइटिंग से बचना है। रैंडम राइटिंग कहने का मतलब है कि कुछ भी लिख रहे हैं, ना कोई सर है, ना पैर है, ना कोई क्रम है, फैक्ट हम पहले डाल दे रहे हैं, फिर हम इंट्रो बाद में दे रहे हैं। ये नहीं करना है हमें क्या करना है कि जो हमारा आंसर होगा वो फुल्ली स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा। जो हमारा पहला वीडियो, जो इससे पहले वाला वीडियो था, उसमें मैंने डिटेल बात करी है कि आपके एक आंसर में क्या क्या होना चाहिए। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखें। खैर, हम लोग अभी अपनी इस वीडियो पे बात करते हैं स्ट्रक्चर की। जैसा कि मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर में आपको प्रॉपर इंट्रो, मेन बॉडी और आपको कंक्लूजन, इन तीनों के ऊपर काम करना होगा। इसी फॉर्मेट में आपको लिखना होगा। मैंने बताया था 50 वर्ड यहाँ पे, 50 वर्ड यहाँ पे, और लगभग 150 से 300 200 वर्ड, 250 वर्ड, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पे लिखना है। आपका स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है दोस्तों आंसर लिखने के टाइम पे, क्योंकि कभी कभी शुरू में ये थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि इंट्रो कभी लंबा हो जाएगा, कभी इंट्रो में उतना प्रभावशाली नहीं लगेगा। वो धीरे धीरे होता है, कभी भी किसी का भी एक बार में परफेक्ट नहीं है। जब आप बहुत सारे आंसर देखेंगे, बहुत सारे अपने सीनियर्स की कॉपी देखेंगे, बहुत एक मॉडल आंसर्स देखेंगे, वो कैसे अप्रोच करते हैं, इन सारी बातों से जाकर तब वो आपका एक स्ट्रक्चर फॉर्म क्रिएट होगा। ये प्रैक्टिस की चीज है दोस्तों, आपको इसी पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा और तब जाकर आपका आंसर एक अच्छा आंसर माना जाएगा। जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि हमें क्वेश्चन के डिमांड को इग्नोर नहीं करना है। यहां पे जो पॉइंट मैंने बातें जो यहां पे कही हैं, इसको बहुत नोटेबली इसको आप नोट करेंगे कि हमें जो भी प्रश्न मिले उसका हमें जो है डिमांड एक्सट्रैक्ट करना है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। यहां पे जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि अगर कहा है डिस्कस करने के लिए तो उसमें कौन सी बातें डालनी है। अगर आपको कहा है कि व्याख्या करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, एक्सप्रेस योर व्यूज करने के लिए, तो कौन कौन सी बातें वहां पे डालनी है। इन सारी बातों पे आपको अपना आंसर रखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाए। जैसे अगर डिस्कस कहे तो आपको एक प्रॉपर मतलब डिस्कस और विश्लेषण, इस दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आप जो भी प्रश्न देखेंगे बीपीएससी के, इन दोनों से ही सबसे ज्यादा पूछा है चर्चा करें और सबसे ज्यादा पूछा है विश्लेषण करें। विश्लेषण और जो चर्चा वाला क्वेश्चन रहेगा वो सबसे ज्यादा होगा। चाहे आप 70 देख लें, 69 देख लें, आप किसी भी ईयर का उठा के, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इसको आप प्रॉपर विश्लेषित कीजिए। विश्लेषित करने का आशय ये है कि आपको पॉजिटिव, नेगेटिव सारी चीजों को इसमें समाहित करना पड़ेगा अपने आंसर में। अब अगर देखिए यहाँ पे दूसरा जो है हमारा व्याख्या वाला पॉइंट है। व्याख्या में आ जाता है कि आपको डिटेल उसमें किसी भी पॉइंट को बहुत डिटेल में जाकर उसके डेप्थ में आपको उतर कर वो पूछ रहा है कि आप बताइए कि क्या है ये। फिर क्रिटिसाइज, आलोचनात्मक मूल्यांकन, जो जब वाले जो प्रश्न होते हैं क्रिटिसाइज वाले, ये जो है आपका इंग्लिश का ही हिंदी है। इंग्लिश वाले इसको क्रिटिसाइज समझे और हिंदी वाले इसको आलोचनात्मक मूल्यांकन समझे। और आप देखेंगे कि आलोचनात्मक मूल्यांकन में आपको निगेटिवली क्रिटिसाइज करना है, लेकिन इसमें सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं होता है, आपको एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेकर चलना पड़ेगा और आपको एक अच्छा मतलब
अप्रोच लेके रखना पड़ेगा कि आप आंसर ऐसा लगे कि आपने सिर्फ अपनी निगेटिविटी नहीं शो की है, अपनी मतलब उनकी कमियों को नहीं बताई है, बल्कि उपाय भी बताए हैं। और साथ में जो अगर किसी कमीशन का अगर रिकमेंडेशन है, किसी आयोग ने कुछ अगर बताया है, कि कोई अगर बड़े अधिकारी या नेता ने अगर किसी बात पर अपना ध्यान दिलाया है, तो उस बातों को भी वहां पे शामिल करना होता है। इसको बोलते हैं आलोचनात्मक। और लास्ट में जब आप इसमें अपना कंक्लूजन डालेंगे, कंक्लूजन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होगा। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको परेशान करने वाला है, और यहाँ पे नंबर अगर आप सही निकाल के लेगा, नंबर यहाँ पे बहुत अच्छे उठते हैं, खासकर आलोचनात्मक मूल्यांकन वाले में। फिर आते हैं हम लोग एनालिसिस और चर्चा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, हमने इस पे बात कर ली है। फिर आता है एक्सप्रेस योर व्यू, आपके अपने विचार व्यक्त करें। यहाँ पे एक एक्सटेंट देता है यहाँ पर कि विथ सपोर्टिव एग्जाम्पल, विथ सपोर्टिव लॉजिक ऐसे करके आपको यहां पे देना होता है। तो आप जब भी कभी एक्सप्रेस अपने व्यू वाले क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो, तो वहां आपको एग्जाम्पल के साथ देना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे जो बातें हैं कि डिस्कस का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन का मतलब क्या, क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, मैं कोशिश करूंगा इस पे एक लंबा वीडियो लाऊं ताकि आपको इसमें और क्लियरिटी आए। खैर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बातों को यहां पर, लेकिन आप कुल बात समझ चुके होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। फिर जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है डोंट राइट इन एसे स्टाइल। अब देखिए दोस्तों, यहां पे क्या होगा ना, आपको थोड़ी दिक्कत होगी। आप विकसित कीजिएगा एक स्टाइल, और वो स्टाइल अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं ज्यादा, तो क्या होगा कि आपका जो जीएस वाला जो आंसर स्टाइल है वो आपका आ जाएगा एसए में। अगर आप एसए पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो वो आपका आ जाता है जीएस वाले में। तो इसको बहुत बैलेंस अप्रोच से लेकर चलना है। यहां पे हम बात करते हैं आंसर राइटिंग जो है वो एसए राइटिंग नहीं है, ये दोनों बहुत ही अलग अलग है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, जो पैराग्राफ है, देखिए एस्से में क्या है, हम मोस्टली जो है पैराग्राफ्स में लिखते हैं, लिखने के कारण आंसर हमारा थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे जाता है, इसलिए हमारे पास शब्दों की वहां पे लिमिट थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए वहां पे पैराग्राफ स्टाइल चलता है। लेकिन हमारे जीएस वाले आंसर राइटिंग में हमारा जो वर्ड लिमिट है वो बहुत ही सीमित होता है। अगर 150 350 वर्ड में अगर लिखना है तो वो 150 और 350 ही होना चाहिए। तो आंसर राइटिंग और एस्से स्टाइल ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, मैं इस पे भी बात करूंगा। हालांकि आपको ये जब आंसर आप 3 4 5 10 लिख लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आंसर राइटिंग और एस्से राइटिंग में क्या फर्क है। खैर, पैराग्राफ लेंथ की अगर बात करें तो जो हमारा जीएस का आंसर राइटिंग है उसमें पैराग्राफ लेंथ हमेशा छोटा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, छोटा रहता है। और प्लस इसमें पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स में होगा छोटा होगा, पॉइंट्स होगा, हेडिंग सब हेडिंग के साथ होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम अगर यहां पे देखते हैं, अगर मान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछा है, राष्ट्रपति के बारे में अगर पूछा है, तो राष्ट्रपति का जब आप दे रहे होंगे तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल में मेंशन है आप वो लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, आर्टिकल में क्या क्या बातें कही गई हैं, वहां आप इस तरीके से दे सकते हैं। फिर आप उनकी शक्तियों को लिखेंगे, शक्ति क्या क्या है, फिर आप यहां बताएंगे कि उनकी डिफरेंट शक्तियां क्या क्या हैं, जैसे उनकी व्यक्तिगत जो वो विचार होते हैं वो भी डाल सकते हैं, फिर प्रशासनिक शक्तियां भी हैं, न्यायिक शक्तियां, तो बहुत सारी जो पॉइंट हैं आपको यहाँ पे, जैसे प्रशासनिक जो शक्तियां हैं वो हैं, और इस तरीके से आपको पॉइंट में यहाँ पे देना होता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि आप जब भी लिखेंगे इस तरीके के पॉइंट्स में लिखेंगे, ना कि आप लंबे लंबे पैराग्राफ में यहाँ पे लिखेंगे। ये एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है आपके जो कॉपी इवैल्यूएशन करते हैं, चाहे आप कोचिंग में करवाएं, अपने सीनियर से करवाएं, या फिर आपका जब बीपीएससी का जब आप मेंस देंगे तो वहां भी ये चीज बहुत मार्क किया जाता है। क्योंकि दोस्तों मेंटालिटी समझिए, उनको बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होती हैं, और जिसके कारण से जो आपका आंसर है खासकर जीएस का, तो वो अप्रोच आपका बहुत ही मतलब एक क्रिस्प अप्रोच होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब है कि उनको दिखना चाहिए ऊपर में ही कि आप क्या आगे लिखने जा रहे हैं, और अपने जो भी ये किया है, लिखा है, उसको आप घेर दें या सर्कल कर दें, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। और अब जो भी डायग्राम फ्लो चार्ट करना है आप वहां पे मतलब उनको एक बहुत ही कम जगह में अच्छा एक पता चल जाए कि हाँ ये लिखा होगा, उनको पढ़ने का मन करेगा। कहने का मेरा मतलब यही है कि आप पॉइंट्स में लिखें, हेडिंग दें, सब हेडिंग दें। एक और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूंगा, एक स्टाइल आप, और मैंने इसको यूज करा है इसलिए मैं इस पे आपको बता सकता हूं कि जैसे कॉपी है, ठीक है, यहाँ पे आपको कॉपी पे आपको इस तरीके से 1/4 भाग छोड़ना होता है, और जब आप लिखेंगे तो आप एक काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे यहां पे क्वेश्चन रहा, आपने आंसर यहां से शुरू किया, आंसर जब आप शुरू करेंगे तो आप थोड़ा सा जगह देके यहां से पैराग्राफ शुरू करें। यहां से अगर आप पैराग्राफ शुरू करके आप अगर इंट्रो दे देते हैं तो वो
एक अच्छा इंट्रो माना जाता है। इंट्रो तो हो गया। दूसरा क्या कीजिए कि अगर आपका स्टाइल ऐसे का ज्यादा है तो आप चेंज उसको भी बहुत ज्यादा, हालांकि कोशिश कीजिए कि चेंज करके उसको सब हेडिंग सब हेडिंग और पॉइंट्स में लिखने का। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए कि वहां पे तुरंत से दिमाग में नहीं क्लिक करता है, तो आप एक छोटा सा यहां पे आप जो भी हेडिंग है वो देकर और इसको आप पैराग्राफ में 2 लाइन 3 लाइन का पैराग्राफ में इस तरीके से करके आप लिख सकते हैं। यहां पे इस तरीके से करके लिख सकते हैं। इस तरीके से आप करके यहां पे लिख सकते हैं। ये भी एक स्टाइल माना जाता है, इसमें भी कोई गलत नहीं है। देखिए दोस्तों, पहले जो होता था ना, ये जितने भी मतलब आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम, ये जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत पहले से ऐसा नहीं है कि चलता आ रहा है। खासकर जब से मतलब 64वीं के बाद से इन चीजों का चलन बढ़ा है। खासकर 67वीं के बाद से तो बहुत ज्यादा अप हुआ है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। लेकिन आप किसी पुराने अगर ये क्या देखिएगा, या किसी आप केबीसी नैनो या फिर कोई भी आप मैगजीन का अगर आप देखते हैं, तो वहां पाएंगे कि वहां भी आपको पैराग्राफ स्टाइल में ही लिखा हुआ दिखेगा। ये मैं पहले की बात कर रहा हूं, लेकिन अब वो स्टाइल पुराना हो चुका है। आपको समय के हिसाब से चेंज करना ही पड़ेगा अपने आप को। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सर्वाइवल के लिए आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कोशिश करें कि आप जितना जल्दी हो सके इस पे जंप करने की कोशिश करें, क्योंकि यहां नंबर उठने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। फिर हम बात करते हैं डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन कीवर्ड्स। दोस्तों, अगर आप कुछ लिख रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां आपने लिखी, ठीक है, आपने राष्ट्रपति की शक्तियां लिख दी, तो उसको अंडरलाइन जरूर करें। अंडरलाइन नहीं कर पा, अंडरलाइन आपको करना ही करना है, तब वो हेडलाइन करके यहाँ पे आपने फिर आप यहाँ से अपने जो भी पॉइंट्स हैं वो लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको अंडरलाइन करें। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से। तो इस तरीके से आपको लेके चलना है। अगर आप अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं, जैसे आप किसी चीज को राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, तो राष्ट्रपति का जो पूरा का ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप एक ब्लॉक भी बना सकते हैं इस तरीके से, आप सर्कल में भी उसको डाल सकते हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखिए, उसमें कोई, लेकिन बस पॉइंट यही है, ये चीज आपका पॉइंट राष्ट्रपति जो लिखा हुआ है या फिर जो भी आपका पॉइंट है वो हाईलाइट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंडरलाइन, अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। और ये तो हो गई हेडिंग की बात। साथ में अगर आंसर दे रहे हैं और आप किसी आर्टिकल को मान लीजिए मेंशन कर रहे हैं, आर्टिकल सपोज कि आप आर्टिकल 61 को मेंशन कर रहे हैं, तो वहां को उसको आप नीचे में इस तरीके से आप जरूर से उसको ये कर दीजिए, उसको इस तरीके से कर दीजिए। ये ध्यान खींचेगा कि आपने यहाँ पे आर्टिकल मेंशन किया है। मान लीजिए किसी का केशवानंद भारती आप लिख रहे हैं, केशवानंद भारती लिख रहे हैं आप, तो आप उसको इस तरीके से मतलब जरूर से उसको एम्फेसाइज कीजिए। आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं और आप सर्कल भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, आप सर्कल भी कर सकते हैं। फिर डोंट यूज इमोशनल लाइन है दोस्तों हमारा अगला पॉइंट। इसका मतलब है कि आई फील, वी शुड, मतलब इस टाइप के लैंग्वेज आपके जीएस में खासकर ये नहीं चलता है। आपके एसे राइटिंग में ये थोड़ा बहुत चल जाता है, इसका लिवरेज रहता है, बट आप आई फील, वी शुड, इस तरीके के पर्सनली आई फील करके ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं आप। आपका अपना विचार आयोग नहीं जानना चाह रहा है, कॉपी वैल्यूएटर नहीं जानना चाह रहा है, उनके पास प्रॉपर मॉडल आंसर होते हैं, वो उन्हीं के ऊपर आपको नंबर देगा। आप इस बात को समझिए, आपको अपनी भावनाएं यहां पर नहीं दिखानी है। आपको भावना, हाँ, हालांकि आपको भावना दिखाने का जो मतलब जगह मिलेगा वो कंक्लूजन में मिलेगा। कंक्लूजन जो होता है वो आपको ये थोड़ा सा लिवरेज देगा कि जब आप लिख रहे हैं तो उसमें आप कंक्लूजन सारा दे दीजिए। फिर एक इस तरीके से चलिए कि नागरिक समाज को, सिविल सोसाइटी को, इस तरीके से करके आप मतलब हम नागरिक समाज को, जैसे। और इसमें एक और चीज है दोस्तों कि कुछ ही टॉपिक हैं, जैसे सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक है, गरीबी, बेरोजगारी, इस टाइप के कोई भी टॉपिक हैं, या फिर आपके पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, वो आपको एक अपीलीय अप्रोच रखना पड़ेगा। मैंने अपने पहले वीडियो में बात करी थी इस बात को लेकर कि आपको थोड़ा सा वहां पे इमोशन डालना है, लेकिन कहां डालना है, किन टॉपिक पे डालना है, वो सामाजिक न्याय वाले, खासकर यहां पे आपको GS2 में थोड़ा सा जगह मिलेगा। फिर आपको पर्यावरण वाले में GS2 में या फिर GS2 के सेक्शन 3 में, साइंस टेक वाले में आपको थोड़ा सा यहाँ पे मिलेगा जगह इन टॉपिक पे बात करने का, और वहां पे आप इसको जरूर से डालिए। क्योंकि अगर आप इस तरीके से अगर आप अपने मेन आंसर में ही यूज करने लगते हैं आई फील का, तो आपको यूज ही नहीं करना है। आप अगर करना भी होगा तो वी शुड में कर सकते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन इससे भी बचिएगा। आप पूरे एक नागरिक समाज के तौर पर अगर लिखते हैं तो वो थोड़ा बहुत अच्छा माना जाएगा कि आपका जो व्यू है ना आप तक है, ना आप एक दो लोगों के बारे में सोच
सोच रहे हैं, बल्कि पूरी सिविल सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पर्यावरण पर लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि हम नागरिक समाज को भी इस दिशा में न सिर्फ सरकारी जो सहयोग है, जो जितने भी इनिशिएटिव है उस पर रिलाई करना चाहिए, बल्कि हम नागरिक समाज को भी इस पे कदम उठाना होगा, और सबके साथ ही ये चीज को हम समय के साथ हम मिटिगेट मतलब उसको कम कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा यहाँ पे काबू रखना पड़ेगा आपको। अपने आंसर को आप जितना चाहें उतना लॉजिकल रखें, अपने आंसर को इमोशनल ना बनाएं, ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है दोस्तों। फिर डोंट इग्नोर वर्ड लिमिट। 150 वर्ड अगर कह रहा है दोस्तों तो आपको 150 वर्ड में ही लिखना है। अब देखिए इसमें क्या है ना कि आपके पास जब से ही पेपर आएगा तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप थोड़ा सा, मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में आपको ज्यादा आ रहा है, एकदम परफेक्टली पूरा एकदम जैसा पढ़े थे वैसा आ गया, और एक क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपको थोड़ा बहुत ढीला ढाला आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप चाहें कि जो ज्यादा आ रहा है उसको ज्यादा लिख दें और जो तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। उसमें आपको ज्यादा वाले में आपका समय वो खा जाएगा और फिर आपको बाकी आंसर लिखने में दिक्कत होगी। इसलिए अपना अप्रोच बहुत ही बैलेंस रखें, और खासकर जो आपका जो अगर बहुत अच्छे से याद है तो उसको कोशिश करें कि जितना उसके मेन पॉइंट्स को है उसको आप दिखा दें कि बस मुझे ये बहुत अच्छे से आ रहा है, इतने पे ही आप नंबर पा जाएंगे। और जिस क्वेश्चन जो आपको थोड़ा ढीला ढाला भी आ रहा है वहां पे आपको थोड़ी कलात्मकता की जरूरत पड़ेगी। तो इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं कंक्लूजन की। कभी भी दोस्तों अपने कंक्लूजन को स्किप ना करें। ये बात एकदम गांठ बांध लें इस चीज को कि आप कंक्लूजन को स्किप ना करें। कई लोग होते हैं जो आंसर लिखते हैं, लिख तो लेते हैं वो सारी चीजें, लेकिन लास्ट में वो कंक्लूजन डालना भूल जाते हैं या फिर वो छोड़ देते हैं, डेलिबरेटली वो छोड़ देते हैं। ये नहीं करना है। आपको पॉजिटिव रखना है, अपने कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक रखना है। इमोशन कैन यूज हेयर ओनली। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इसी पे बात करी थी कि जो स्पेसिफिक टॉपिक है वहीं पे आप अपने इमोशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मेरा ये पर्सनली मानना है दोस्तों, हालांकि किसी भी ये में नहीं बोला जाता है कि आप मतलब इस तरीके की चीज को, लेकिन मेरा मानना है कि इमोशन जो है वो आपके कंक्लूजन में आना चाहिए। आप इंट्रो और कंक्लूजन दो ऐसे पॉइंट है जहां पे आप इमोशन थोड़ा सा डाल सकते हैं। इससे वो थोड़ा सा भावनाओं को छेड़ता है और पढ़ने का मन करता है, लेकिन हाँ वो आपके पास लिवरेज सिर्फ कुछ टॉपिक्स में ही रहेंगे। इसलिए इसका बेहद ही ख्याल रखें दोस्तों आप। फिर हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर में जो फोकस एरिया है उसका कहाँ होना चाहिए। तो जो शॉर्ट आंसर होता है दोस्तों, जब हम शॉर्ट आंसर अप्रोच कर रहे होते हैं तो आपके पास मात्र 4 से 5 मिनट होते हैं। अब आप सोचिए, आप खुद ही सोचिए कि आपको 150 शब्द में लिखना है और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया पूरा फुल लेंथ क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको मात्र 150 शब्द में लिखना है। आप इंट्रो कंक्लूजन अगर दिखाने लगेंगे, आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। मैं विश्वास के साथ मानिए, अगर पहले आप शॉर्ट आंसर पे कूद रहे हैं तो इतना जान लीजिए कि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा। इसलिए बैलेंस अप्रोच बहुत जरूरी है। और जब भी शॉर्ट आंसर लिखें आपका फोकस आपके मेन बॉडी पे होना चाहिए, और इसको आप चाहें तो एक लाइन का आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन भी आप एक लाइन का ही रखिए। और एक बात मैं बता देता हूं दोस्तों, आप अगर कंक्लूजन और इंट्रो नहीं भी डालते हैं तो शॉर्ट आंसर में आपको नंबर मिलेंगे। मैंने बहुत सारी ऐसी कॉपियां देखी हैं जो बीपीएससी के द्वारा चेक होकर, जिनमें इंट्रो और कंक्लूजन, आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि अगर आपके पास टाइम ही नहीं, आप क्या दिखाना चाहिएगा। आपसे पूछ दिया मौर्य कला, आपके पास 5 मिनट टाइम है, आपके पास आप क्या दिखा पाइएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ वहां मेन पॉइंट्स पे आपको मौर्य कला लेके चलना पड़ेगा। वहां पे आपको ये नहीं बताना होगा कि भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी पहचान के रूप में मौर्य कला आज भी ऐसा नहीं आप कर सकते हैं। आप कंक्लूजन में नहीं बताइएगा कि मौर्य कला का ये हो रहा है, अब उसको हमें वापस से रिवाइव करना पड़ेगा। इतना आपके पास टाइम नहीं है। आप मौर्य कला के बहुत सारे जो पक्षों को बहुत कम शब्दों में आपको दिखाना है। हो सकता है कि अगर आपको टाइम ना मिले, लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा टाइम मिलता है, आपकी स्पीड अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो आप जो सारा लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास टाइम नहीं ही है तो आप सिर्फ बॉडी लिख के निकलें, क्योंकि ये आपको भागते भूत को लंगोट सही, आपने कहावत सुना होगा, ये उसी की तरह है। वो बॉडी भी आपको नंबर जरूर दिला जाए। देखिए जो क्वेश्चन छूट रहा है, खासकर जो एग्जाम देते हैं, प्रैक्टिकली अगर आप सोचेंगे तो आप किसी क्वेश्चन में आप थोड़ा बढ़ गए, वर्ड लिमिट थोड़ा क्रॉस कर गए, किसी में आपने कम किया, इस तरीके से, और आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आप छोड़ेंगे। अगर आपका क्वेश्चन छूटा तो आप मान लीजिए कि आप हजारों बच्चों से पीछे हो गए, इसलिए छोड़ने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो जब ये बात तय है कि हम छोड़ नहीं सकते हैं तो हमें लिखना है। अब लिखना है तो क्या लिखना है? लिखना है तो हम अपना सबसे मेन पॉइंट दिखाएंगे। तो हम अपना
बॉडी पे काम करेंगे। बॉडी हमारा बहुत स्ट्रांग होना कि जैसे ही क्वेश्चन पूछे पहले बॉडी लिखिए, बाद में हो सके तो एक लाइन का इंट्रो और कंक्लूजन जोड़ दीजिए उसमें। मैं इस पक्ष में नहीं हूं, हालांकि इसमें बहुत सारे अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मेरा निजी रूप से यही मानना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि 4 से 5 मिनट का टाइम दोस्तों, अगर आप एक क्वेश्चन देख के पढ़ेंगे और जैसे ही इंट्रो तक जाएंगे आपका 2 से 3 मिनट वहां से निकल चुका होगा, जब तक आप सोचने का टाइम नहीं होता है। इसलिए जो आपके दिमाग में स्ट्रक्चर है वो उस पे सिर्फ बॉडी भी अगर आप लेके निकलते हैं आपको नंबर मिलेंगे। लॉन्ग आंसर में फोकस एरिया जो रहेगा वो आपका तीनों रहेगा, यानी कि इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, ये तीनों को आपको लेकर चलना पड़ेगा। यहां पे आप कहीं कोई आपके पास गुंजाइश नहीं है दोस्तों। आप फर्क देखिए कि लॉन्ग आंसर जो होता है सीधा 38 मार्क्स का होता है और जो शॉर्ट होता है वो मात्र 8 या 7 नंबर का होता है। अब आप सोचिए कि ये इतना बड़ा डिफरेंस है कि आप इसमें कम करने का आपके पास गुंजाइश ही नहीं है। आप जैसे ही कम करें, एक तो आपको नंबर यहां पे आप कभी भी जाएंगे तो आपको ये 20 से 25 के बीच में आपको अच्छे आंसर वाले को मिलता है नंबर, अच्छा, जो इनका सबसे अच्छा रहेगा। इससे ज्यादा किसी को ज्यादा नहीं मिलता है। और जो नॉर्मल एवरेज लिखते हैं वो 15 से 18 के बीच में बुक हो जाते हैं, और जो थोड़ा उनका जिनका आंसर अच्छा नहीं होता उनको 15 से कम नंबर आते हैं। ये बात याद रखिएगा। इसलिए आपको अपने लॉन्ग और शॉर्ट आंसर के लिए, दोनों के लिए अप्रोच अलग अलग रखना होगा। ये मेरा स्ट्रांगली आपको कहना है दोस्तों। चूंकि ये छोटा वीडियो था और मैं चाहूंगा कि आप आंसर लिखें। आंसर लिखकर आप जितना ज्यादा आप आंसर लिखेंगे उतना ज्यादा आप मतलब अच्छे रूप से उसको निकाल कर ले जाएंगे। आंसर लिखने की कला आपको आनी चाहिए। मैं मतलब अपने कुछ मॉडल आंसर भी आपको लाता रहता हूं, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डालने की कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ वीडियो के माध्यम से भी आपको एक परफेक्ट शॉर्ट नोट्स, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में ये बात करी थी, फिर एक लॉन्ग आंसर का कैसा क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए दोस्तों आपके ये में। ऐसा नहीं है कि आप यही वीडियो देखिए, जो भी आंसर राइटिंग आपको करवा रहा है आप वहां पे जरूर कीजिए दोस्तों। सिलेक्शन एक बार होता है, बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अभी जो हाथ में समय है उसको पकड़ के चलिए और अभी झोंक दीजिए अपने आप को आंसर राइटिंग में। आपके एग्जाम फरवरी में है, फरवरी मार्च में एग्जाम, इनफ टाइम है आपके पास अपने आंसर को उत्कृष्ट करने के लिए। इसलिए आप इस पे बहुत ज्यादा फोकस रहिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम में याद रखिएगा कि कफन में जेब नहीं होती है। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़िए, और अगर लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। मैं ऐसे वीडियो अपने लेवल पे लाता रहता हूं, और जो भी अपना आंसर भेजना चाहते हैं टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर जाकर जरूर कर दें। अगर कोई ये करना चाह रहे हैं एडुवर्स बीपीएससी अगर टाइप करेंगे आप टेलीग्राम पे तो ये आ जाएगा। आप इसको जरूर आप ज्वाइन करें। एडुवर्स बीपीएससी 1 है दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जरूर से उसे ज्वाइन करके अपने आंसर भेजें, मैं चेक करूंगा। और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो चला रहे हैं, ऐसा 100% फ्री है उनका, कोई ये नहीं है, आप उनसे भी चेक करवा सकते हैं। तो आप जरूर से जरूर आप आंसर को अप्रोच करें। मैं एक बार समअप कर दूं कि जो हमने इस बात करी कि स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात करी कि स्ट्रक्चर बहुत आपका मतलब होना चाहिए, आपका आंसर पूरा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को आपको समझना है, क्या पूछ रहा है, चर्चा पूछ रहा है, व्याख्या पूछ रहा है, विश्लेषण पूछ रहा है, क्रिटिसिज्म पूछ रहा है, अपने विचार पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फिर पैराग्राफ में लिखना है या पॉइंट में लिखना है, तो ये आपकी कला पे डिपेंड करता है। लेकिन आप इस पे ज्यादा जाएंगे पॉइंट वाइज पे। अंडरलाइन आप जरूर से करें अपने कीवर्ड्स को, इमोशन को आपको यूज नहीं करना है, आप इसको थोड़ा बहुत आप इंट्रो या कंक्लूजन में कर सकते हैं। वर्ड लिमिट का बेहद ही ख्याल रखना है। 150, 350 जितने भी वर्ड्स हैं, या 700, 800 जितने भी वर्ड्स हैं, उसमें आप वर्ड लिमिट का पूरा ध्यान रखना है। कंक्लूजन आपका जो है वो बहुत मतलब वो लिखना ही लिखना है, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के बारे में हमने बात करा है कि शॉर्ट आंसर में आप बॉडी पे फोकस कीजिए और लॉन्ग आंसर में सभी पे फोकस कीजिए। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।